हर जगह यही चर्चा हो रही है। जो फाइट है, जो टसल है, उसमें कहीं ऐसा ना हो कि मैंडेट कांग्रेस को मिले और सरकार बीजेपी बना ले। मुझे समझ में आ रहा है कि कांग्रेस को 50 से ऊपर की सीटें मिल सकती हैं। जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो इस सरकार में मजबूत हुई है। किसानों के जेब में पैसा गया है, मजदूरों के जेब में पैसा गया है। चुनाव आने तक इनके ऊपर बहुत सारे आरोप लग गए, सीधे मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लग गया। ये सब चीज़ें गाँव तक नहीं पहुंच पाती है। 20% 25% फ़ायदा बीजेपी को ज़रूर होगा मातृवंदन योजना का। यकीन मानिए अगले 5 साल बाद जो चुनाव होगा उसमें बीजेपी फिर प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। हमारे जनप्रतिनिधि तो अजय चंद्राकर बहुत अच्छे हैं, बनने वो चाहिए, लेकिन मेरा 9 लाख का लोन है, इसलिए हम कांग्रेस को वोट देंगे। जो कुछ होगा बड़ा कांग्रेस के लिए वो सदमा ही होगा। वो छत्तीसगढ़ में दोनों चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और अब दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल, सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी और विपक्षी बीजेपी, लगातार इस गुना भाग में, गुना गणित में लगी हुई है कि आखिर छत्तीसगढ़ में हो क्या रहा है, किसकी सरकार बन रही है, कहीं चुनाव फंसा हुआ तो नहीं है। और न केवल राजनीतिक दल बल्कि छत्तीसगढ़ के आम मतदाता, आम लोगों के बीच में भी अभी सबसे बड़ा अगर कोई हॉट इशू है, सबसे बड़ा अगर चर्चा का कोई विषय है तो चुनाव है कि छत्तीसगढ़ में आखिर किसकी सरकार बन रही है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय शेखर और आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज। और इस विषय पर चर्चा के लिए आज मैं मौजूद हूं वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ संपादक और राजनीतिक विश्लेषक आदरणीय श्याम बेताल जी सर के पास। और श्याम बेताल जी बहुत ही बारीक नज़र रखते हैं तमाम बिंदुओं पर, तमाम मसलों पर, और विशेष तौर पर छत्तीसगढ़ की राजनीति को बहुत गहराई के साथ समझते हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनके पास क्या इनपुट है अब तक, चूँकि नवभारत जैसे अखबार के संपादक रहे हैं वर्षों तक, तो पूरे छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छे से समझते हैं और जानते हैं, अपना नेटवर्क है, तो इनके पास क्या इनपुट है पूरे छत्तीसगढ़ से हम समझने का प्रयास करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आपकी राजनीतिक दृष्टि, जो विश्लेषणात्मक दृष्टि है, वो क्या देख रही है छत्तीसगढ़ को, खासकर छत्तीसगढ़ के चुनाव को किस तरीके से देखती है? मैं तो ये समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस यही दो मुख्य प्रतिद्वंदी रहे हैं और जैसा कि पूर्वानुमान था कि बीजेपी टक्कर देगी, और ये चुनाव से पहले भी थोड़ी सी आशंका थी, लेकिन चुनाव आते आते तक ये हो गया कि नहीं, अच्छी टक्कर देगी। और हुआ भी वही कि कांग्रेसी भी इस बात को मानने लगे कि नहीं, टक्कर वास्तव में बीजेपी से है और अच्छी टक्कर है। मतदान हो जाने के बाद भी जो अंदरूनी सूचनाएं जो आ रही हैं उसमें यही समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा कांग्रेस को लाभ हो रहा है, लेकिन बीजेपी पीछे नहीं है। बीजेपी को शहरों में बहुत अच्छी सफलता मिली है, ऐसी जानकारी मिल रही है, और गांवों में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है, ऐसा अनुमान भी है और ऐसा लोग कह भी रहे हैं। जो गांवों से लोग आते हैं, जो गांव में माहौल रहा है, उसमें यही दिखाई पड़ा है कि कांग्रेस का मतदान प्रतिशत अच्छा भी रहा और वोटिंग में लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया है और फ़ायदा होता दिख रहा है कांग्रेस को। यानी ओवरऑल कहा जाए तो एक जो है कहीं ना कहीं जो एक तरीके से कहा मैंडेट, वो मैंडेट दिखाई पड़ता है कांग्रेस के पक्ष में। लेकिन एक बात अभी बड़ी चर्चा है, हर जगह यही चर्चा हो रही है कि जो फाइट है, जो टसल है, उसमें कहीं ऐसा ना हो कि मैंडेट कांग्रेस को मिले और सरकार बीजेपी बना ले।
अब ये चीज़ तो रिज़ल्ट आने के बाद ही समझ में आएगा कि अगर 2-4 का फ़र्क रहा, बीजेपी को 4 या 5 सीटें ऐसी मतलब कम पड़ रही हों बहुमत के लिए, तो बीजेपी शायद मैनेज कर ले, ऐसा लगता है। लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि कांग्रेस को 50 से ऊपर की सीटें मिल सकती हैं, और उस स्थिति में इनके सामने, बीजेपी के सामने मुश्किल भी आने की उम्मीद है कि मुश्किल हो जाएगा, 1-2 सीटों पर मुश्किल आ सकती है। यानी कुल मिलाकर के आपके नज़रिए से अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है। आप तक जो सूचनाएं हैं, आपका जो अपना नज़रिया है, जिस तरीके से आपने पूरे चुनाव को देखा है, उसके अनुसार ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है। हाँ, अभी तक तो मेरे जो मुझे सूचनाएं अभी तक मिली हैं उसमें यही लग रहा है। अभी महासमुंद बात हो रही थी तो महासमुंद में भी ये पता चला कि सभी सीटें पर कांग्रेस को बढ़त है, और हो सकता है 1-8 सीट वहाँ बीजेपी को मिल जाए। लेकिन ओवरऑल पूरे प्रदेश में जो पहले चरण का चुनाव हुआ था जिसमें 20 सीटों पर, उसमें ज़रूर बीजेपी को फ़ायदा हुआ है, ऐसा जानकारी मिली, ऐसी जानकारी मिली है। लेकिन ऐसे बताया जा रहा है कि करीब करीब 12-8 या 13-7 इस तरह का आंकड़ा होने की उम्मीद बताई जा रही है। एग्जैक्टली यही चीज़ आ रही है अभी तक। लेकिन दूसरे चरण में 70 में करीब करीब समझ लीजिए कि 35 सीटें कांग्रेस को ज़रूर मिलेंगी दूसरे चरण के मतदान में, और बीजेपी को हो सकता है 2-4 कम मिलें उसमें, और 1-2 सीटें अन्य में चली जाए, ये संभावना है। लेकिन ओवरऑल यही लग रहा है कि कांग्रेस थोड़ा सा बढ़त में रहेगी, और इसके कारण भी मुझे लगते हैं कि स्पष्ट हैं। जैसे एक तो ग्रामीणों को जो लाभ मिला है पिछले 5 साल में, एक्चुअली एक पत्रकार के नज़रिए से अगर हम देखते हैं तो हमें स्पष्ट हमें दिखाई पड़ता है कि आप कितनी भी आलोचना कर ले, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो इस सरकार में मजबूत हुई है। किसानों के जेब में पैसा गया है, मजदूरों के जेब में पैसा गया है, और मुझे लगता है, और मेरी एक पत्रकार के नज़र में मुझे भी ये दिखता है कि गांव के लोग जो हैं उसका प्रतिफल मौजूदा सरकार को दिए हैं वोट के रूप में। वही बात है कि गांव में कांग्रेस को वोट देने के पीछे उनका यही है कि इन्होंने हमें 5 साल में बहुत कुछ दिया है। मतलब जो चीज़ें, अब जैसे गोबर खरीदी है जी, पहले कभी नहीं हुई यहाँ पर, तो गोबर को भी वो उन्होंने खरीदने की योजना बनाई, और जिससे कुछ पैसे उनके हाथ लगे। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, गोठान मिठान, ये सब चीज़ों में ठीक है, कुछ घपले घोटाले भी सब जगह होते ही हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हुआ है उसमें। जो ग्रामीण लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर हैं, इन लोग को फ़ायदा हुआ है, तो वो लोग निश्चित रूप से उसका प्रतिफल कांग्रेस को देंगे। लेकिन शहरों में जो शहरी व्यक्ति है उसने देखा पिछले 5 साल में विकास नहीं हुआ है, कोई पुल पुलिया तक नहीं बनी, तो उस सड़कों का मरम्मत तक नहीं हुआ, सड़कों का मरम्मत नहीं हुआ, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं हुआ जो दिखाई पड़े। तो उससे ये इम्प्रेशन बन गया कि इस सरकार ने कहीं कुछ नहीं किया। उल्टे आखिर चुनाव आने तक इनके ऊपर बहुत सारे आरोप लग गए, सीधे मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लग गया, और जो घपले घोटाले, ईडी की दबिश जो पड़ रही है, वो सब चीज़ें भी लोगों के सामने आई। ये सब चीज़ें गांव तक नहीं पहुंच पाती है कि किसके ऊपर क्या आरोप है, क्या, और उससे बहुत ज़्यादा उनको मतलब भी नहीं होता है। लेकिन शहरी ये मानता रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि शहरों में
बीजेपी को वोट अच्छा मिला है और ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस को मिला है। ऐसी परिस्थिति में अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि वोटिंग कहाँ ज़्यादा हुई? वोटिंग गांवों में ज़्यादा हुई है, शहरों में कम हुई है। महिलाओं ने ज़्यादा वोट किया है और वो महिलाएं भी यही देख रही हैं कि उनके घर में पैसा कुछ आया है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में तो है ही है। तो वो आज सुबह ही एक मज़दूर से बात हो रही थी हमारी, तो उसने कहा कि हम रायपुर ग्रामीण क्षेत्र की थी, तो वो उनका कहना था कि हमारे मोहल्ले में हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ सड़क बनवा दी, कांग्रेस के लोगों ने आकर के खड़े होकर के सड़क बनवाई। तो ये इम्प्रेशन उनके बन गया कि कांग्रेस ने बनवाई तो कांग्रेस को वोट देना है। तो इसे कुछ क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में ज़रूर विरोध रहा है कांग्रेस का, लेकिन गांव में अच्छा प्रतिसाद मिला है। हाँ, और महिलाओं की आप बात कर रहे थे। महिलाओं में एक कांग्रेस और बीजेपी की अगर बात करें तो महिलाओं का जो परसेंटेज करीब करीब 50 सीट पर जो अधिक महिलाओं ने आकर के घरों से निकल करके वोट किया, इसको दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरीके से एनालाइज कर रही है। बीजेपी एनालाइज कर रही है कि उनकी जो मातृवंदन योजना उन्होंने कहा कि 12,000 रुपया सालाना दिया जाएगा और उन्होंने घर घर जा कर के फॉर्म भरवाए, इसलिए महिलाओं का वोट निकल करके आया है और वो बीजेपी के पक्ष में है, ऐसा बीजेपी वाले एनालिसिस कर रहे हैं। कांग्रेस वालों का एनालिसिस दूसरे तरह का है। कांग्रेस वालों का एनालिसिस ये है कि हमने लगातार उनके घर में खुशहाली दी, धान का पैसा दे करके, गोबर का पैसा दे करके, तमाम योजनाएं दे करके, इसलिए महिलाएं हमारे लिए निकल करके आई है। एक तीसरा एनालिसिस ये भी हो रहा है कि महिलाओं ने पिछली बार कांग्रेस के पक्ष में शराबबंदी के मुद्दे के कारण घरों से निकल करके वोट किया था, लेकिन शराबबंदी नहीं हुई, तो संभव है कि नाराजगी में भी वोट किया गया हो। तो आपकी नज़र में, आपकी दृष्टि क्या कहती है, इसका क्या असर हो सकता है, किसके फेवर में जा सकता है? देखिए, जहाँ तक शराबबंदी की बात की आपने, शराबबंदी का ऐसा है कि शराबबंदी के ग्रामीण क्षेत्रों में जो नुकसान है, वो एक महत्वपूर्ण नुकसान ये है कि घर का पैसा शराब में जाता रहा, और दूसरी चीज़ ये रही कि घर का वातावरण बिगड़ता है। वो घर वाला जा कर के दारू पी करके आता है और पत्नी की पिटाई करता है, ये दूसरी बात है। लेकिन जहाँ तक पैसे वाली बात है, उसको बैलेंस कर दिया सरकार ने। तरह के गोबर बेच करके पैसा आ रहा है और समर्थन मूल्य का ज़्यादा पैसा आ रहा है, तो उस दृष्टि से तो उनका कोई उनको नुकसान नहीं दिख रहा है। लेकिन जहाँ जहाँ ये मार पिटाई वाली घटना है, वहाँ ज़रूर शराबबंदी का फ़र्क पड़ा होगा कि शराबबंदी नहीं हुई इसलिए उसका फ़र्क पड़ा होगा। तो ये तो एक बात। और दूसरी, वो जो बीजेपी की योजना है मातृवंदन योजना, हाँ, जिसमें 12,000 रुपया साल का, हाँ, हालांकि बाद में मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की कि हम 15,000 देंगे। तो ये जो 12,000 और 15,000 वाले का प्रचार नहीं हो पाया है, हाँ, ज़्यादा नहीं हो पाया। और 12,000 वाली बात भी थोड़ा लेट इन्होंने घोषणा की है। हाँ, हाँ। इसलिए ये मान करके नहीं चलना चाहिए कि सारा फायदा बीजेपी को हो जाएगा। हाँ। बीजेपी की भी जो योजना है ये गांव तक नहीं पहुंच पाई होगी, जहाँ तक मेरा अनुमान है, क्योंकि बहुत लेट इन्होंने ये घोषणा की। और कांग्रेस की तो नहीं ही पहुंची है, ये पक्का है, क्योंकि उन्होंने बहुत बाद में किया है और वो बीजेपी का देख करके किया है, इसलिए उसका प्रभाव और कम हो जाता है। तो ये समझ लीजिए कि इसका एक 20% 25% फ़ायदा बीजेपी को ज़रूर होगा कि ये मातृवंदन योजना का। कांग्रेस को 70 से नहीं, कांग्रेस को 5% तक हो गया इस योजना का, पर्टिकुलर इस योजना का। हाँ, 5% भी हो पाया तो मुश्किल से होगा।
तो कहीं ना कहीं लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो महिलाएं इसलिए निकली क्योंकि उसके घरों में पैसा आया पिछले 5 साल पैसा आया, इसलिए वो निकल करके आकर के वोट की है। इसलिए भी आई हैं। और दूसरी बात यह है कि महिलाओं में वोट देने के प्रति जो है जागरूकता थोड़ी ज़्यादा बढ़ी है। ये हो सकता है कि अगर बीजेपी ने गांव-गांव में जाकर के काम किया है तो उसका लाभ थोड़ा बहुत बीजेपी को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वोट देना है, ज़रूरी है, ये समझाना बीजेपी ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। कांग्रेस ने इतना, उनका संगठन मजबूत नहीं रहा है जितना बीजेपी का रहा है, तो लिहाजा फ़ायदा ज़रूर है बीजेपी को। यही वजह है कि आज हम सब लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने अच्छी टक्कर दी है और बीजेपी 13 से सीट से बढ़कर के करीब 40 के आसपास 40-42 तक पहुंच रही है। ये अनुमान इसीलिए लगाया जा रहा है जी। और देखिए, अब 3 तारीख का इंतज़ार सभी को है, लेकिन ये ज़रूर है कि बीजेपी जहां बिल्कुल यहाँ हाशिए पर आ गई थी उसको जीवनदान मिल गया है इसमें चुनाव में। और अगर खुदा ने खास्ता बीजेपी नहीं आ पाई इस बार भी, तो यकीन मानिए अगले 5 साल बाद जो चुनाव होगा उसमें बीजेपी फिर प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। अच्छा, एक चीज़ और, जो कर्ज माफ़ी कांग्रेस ने किया, क्या इसका भी असर आप देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो वोटिंग हुई है उस पर? क्या इसके लिए भी लोग घरों से निकल सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है? हाँ, ये मुद्दा है और इसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा बोझ होता है कि हालांकि ये लोग ज़्यादा बड़ा कर्ज नहीं लेते हैं, जो भी 5 लाख ले, 7 लाख ले, तो वो अगर माफ़ हो जाता है तो पैसा किसे बुरा लगता है। तो मैं घूम रहा था यहाँ कुरुद में और कई जगह गांव में। कुरुद में एक ग्रामीण ने मुझे कहा, युवक था, उससे बातचीत हो रही थी, तो उसने कहा कि हमारे जनप्रतिनिधि तो अजय चंद्राकर बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बनने वो चाहिए, लेकिन मेरा 9 लाख का लोन है, इसलिए हम कांग्रेस को वोट देंगे। बिल्कुल, वो मैं कहा ना कि पैसा बहुत बड़ा फैक्टर रहा है पूरे पिछले 2-3 चुनाव से। ये हो रहा है कि ये पैसा बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, और जिसने पैसा ज़्यादा दिया या उनके कर्जे माफ़ किए या कुछ चीज़ें और ला करके उनके घर में दे दी, तो उसका असर तो पड़ेगा ही। थोड़ा सा सर आपसे समझना चाहूँगा, सरगुजा एक संभाग बहुत महत्वपूर्ण है और इस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि टीएस बाबा फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए ताल ठोक रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो ये मेरा आखिरी चुनाव है, इसके बाद मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं। तो सरगुजा संभाग में क्या खबरें आप तक पहुँच रही है, क्या होने वाला है वहाँ? तो कांग्रेस को नुकसान हो रहा है क्योंकि पिछली बार तो पूरी सीटें उनकी थी, 16 की 16 सीटें उनकी थी। बिल्कुल। और इस बार बीजेपी को जो ज़्यादा लाभ मिल रहा है उसमें सरगुजा संभाग भी है और बस्तर संभाग भी है। आपका कहना बिल्कुल सही है। सरगुजा में बाबा ने पिछले 2018 के चुनाव में जितना काम किया था और जैसा काम किया था और जिस तरह से चुनाव लड़ा था, जिस तरीके से लड़ा था, हाँ, वैसा इस बार नहीं लड़ा है। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है। अच्छा, एक बात और भी है कि बाबा का वहाँ विरोध भी हुआ है। जैसे 1-2 लोगों के जो टिकट कटे हैं, जिन लोगों के टिकट काटे हैं वो लोग अंदर ही अंदर उन्होंने भीतरघात का भी काम किया होगा, ऐसा मानते हैं। और उसकी वजह से जो है कांग्रेस को वहाँ पर नुकसान होना तय है। और ये समझिए कि अगर 16 सीटें हैं वहाँ पर, तो 16 सीटें पिछली बार सब मिल गई थी, इस बार आधे से कम ही मिलेंगी, ऐसा मतलब सूचनाएं ऐसी आ रही हैं। तो फिर अगर आधी सीटें कांग्रेस की चली जाती है तो साथ साथ तो बाबा की दावेदारी भी मुझे लगता है चली जाएगी वहाँ से,
क्यों, क्या आपका क्या विश्लेषण कहता है? क्योंकि जब अपने संभाग से वो अब सारे को सबको जिता के नहीं ला पाएंगे तो उसके बाद फिर वो दावेदारी कैसे करेंगे और देखिए, उसको एक्सेप्ट कैसे करेगा लोग? बाबा कितनी भी दावेदारी करें, भूपेश जी के रहते उनको मिलनी नहीं है, मुख्यमंत्री पद उनको मिलना नहीं है। अब आगे क्या होता है इस पर अभी कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन जो कुछ होगा बड़ा मतलब कांग्रेस के लिए वो सदमा ही होगा वो। जी। और एक और महत्वपूर्ण बात है, भूपेश जी के पक्ष में एक ये भी चीज़ें जाती है कि उनका राजनीतिक अगर यहाँ के नज़रिए से देखें तो यहाँ के राजनीतिक समीकरण में वो पूरी तरीके से फिट बैठते हैं। ओबीसी वोट बैंक बहुत ज़्यादा है, ओबीसी के वो नेता है, पिछले 5 सालों को मुख्यमंत्री रहे हैं, तो कांग्रेस के लिए भी रिप्लेस करना बहुत आसान नहीं है। ये बात आपकी सही है, लेकिन अगर वोटिंग का परसेंटेज के रूप में देखिए, मतलब कि साहू वोट सबसे ज़्यादा है, तो ताम्रध्वज साहू क्यों नहीं? साहू समाज ये सवाल उठा सकता है ना कि क्यों भूपेश बघेल? तो एक दावेदार वो भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि गोट फंसेगी इसमें भी। अगर कांग्रेस का बहुमत मिल भी गया तो मुख्यमंत्री पद के लेकर के जैसा पिछली बार हुआ था वो सब नाटक इस बार भी हो सकता है, क्योंकि बाबा का दावा अलग से रहेगा। उधर भूपेश जी अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं होंगे। इस बार साहू जी जो है, ताम्रध्वज साहू, वो भी दावा ठोक देंगे। इनके अलावा चरणदास महंत भी कह सकते हैं कि हम क्यों नहीं। तो ये चीज़ इस बार भी फंसने वाली है, ये तय है, अगर कांग्रेस बहुमत में आती है तो। जो कि दिख रही है। हाँ, जो कि दिख रही है कि हाँ, अब एज कांग्रेस का ही है। एज कांग्रेस का है। और वो भी इस वजह से ये बात कही जा रही है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में एक अच्छी पोलिंग हुई है, और दूसरा ये है कि महिलाओं ने ज़्यादा वोट दिया है। तीसरी बात यह है कि कांग्रेस ने वहाँ ग्रामीणों के घर भर दिए हैं। इस वजह से ये माना जा रहा है कि कांग्रेस को गांव के इलाके से, अगर शहरों में भी वोटिंग अच्छी हुई होती तब संभावना कम थी। ये स्थिति बन रही है। और थोड़ा सा हमने अंबिका सरगुजा संभाग की बात की कि वहाँ क्या असर होगा। उसी तरीके से अगर हम दुर्ग संभाग की बात कर लें तो दुर्ग संभाग में क्या लगता है? दुर्ग संभाग में कांग्रेस को फायदा होगा, नुकसान होगा, कैसा? देखिए, दुर्ग संभाग में कांग्रेस और बीजेपी शायद बराबर बराबर होंगे जी। क्योंकि दुर्ग में इनका मुख्यमंत्री का चुनाव क्षेत्र भी वही रहा है, पाटन। जी। और पाटन में उनके भतीजे हैं ना, वो विजय बघेल, कांग्रेस बीजेपी की ओर से। तो विजय बघेल ने भी भूपेश बघेल के खिलाफ अच्छा खासा प्रचार किया होगा वो, जबकि उनको तो बहुत पहले ही घोषित कर दिया गया था, पहली सूची में ही उनका नाम था। तो निश्चित, अच्छा, चूँकि वो सांसद भी वहाँ के हैं तो निश्चित रूप से उनका क्षेत्र जो है बहुत बड़ा रहा है, तो उनका भी एरिया ऑफ इफेक्ट जिसको बोलते हैं वो बहुत बड़ा है। तो उस क्षेत्र में भी उन्होंने भूपेश जी के खिलाफ अच्छा खासा प्रचार करने का समय भी उनको मिला हुआ है और अच्छा खासा प्रचार किया भी होगा। तो वो पूरा क्षेत्र जो दुर्ग संभाग की भी शायद 20 सीटें हैं ना जी, तो उन सारी सीटों पर उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ प्रचार किया होगा और निश्चित रूप से वहाँ भी
कांग्रेस की स्थिति खराब करने में पूरी जान लगा दी होगी। तो उस हिसाब से बैलेंस हो जाएगा कि बाबा भी नुकसान कर रहे हैं, उधर सीएम साहब का भी क्षेत्र में नुकसान हो रहा है, दुर्ग संभाग में। इनको तो, जो सेंट्रल क्षेत्र है, जो मध्य छत्तीसगढ़ है जी, इसमें कुछ क्षेत्रों में कांग्रेस को अच्छी खासी बढ़त मिल रही है। जैसे बिलासपुर संभाग है जी, यहाँ भी अच्छी उनको कांग्रेस को ये मिल रही है जी। इवन खबर तो ये भी आ रही है कि आपके बिलासपुर शहर से जी, भी अमर अग्रवाल की स्थिति खराब है। जी, जी, जबकि पूर्व मंत्री रहे हैं इतने साल, बहुत बड़े नेता लखीराम जी के सुपुत्र हैं। हाँ। उसके बावजूद भी उनकी स्थिति वहाँ बहुत अच्छी नहीं है। अच्छी फाइट है। हाँ, अच्छी फाइट है। हाँ, शैलेश पांडे हैं ना, जी, 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 वो अच्छा कर रहे हैं। उधर कोटा में अटल श्रीवास्तव जी, उन्होंने भी अच्छा खासा ये कर लिया है। जी। तो मुझे लगता है बिलासपुर संभाग में कांग्रेस की स्थिति अच्छी बनेगी। और थोड़ा रायपुर की बात करें तो रायपुर में क्या दिख रहा है? रायपुर में बताया ना, शहरी क्षेत्रों में 2 सीटें, जैसे ये वाली है आपकी बृजमोहन अग्रवाल वाली जी, रायपुर दक्षिण। रायपुर दक्षिण ये तो बीजेपी की पक्की सीट है। पक्की सीट है। हाँ, कोई जीते ना जीते बृजमोहन अग्रवाल की सीट तो जीतेंगे, तो तय रहता है। हाँ, और थोड़ा डाउट उत्तर वाली सीट को लेकर के है जी, कि एक नया चेहरा बीजेपी ने डाला जी, और कांग्रेस को वहाँ पर नुकसान इस बात का हो रहा है कि वो एक कुकरेजा, हाँ, वो बीच में कांग्रेस के वोट काटेगा। इसलिए लेकिन उसमें एक एनालिसिस और हो रही है सर कि अजीत कुकरेजा सिंधी समाज से हैं और सिंधी समाज में उनके पिताजी आनंद कुकरेजा, उनकी एक अपनी पैठ है। हाँ। और उस पैठ की वजह से पूरे सिंधी समाज का वोट जो है उसमें से अधिकांश वोट इनके पक्ष में आया है, अजीत कुकरेजा के पक्ष में। सिंधी समाज परंपरागत रूप से बीजेपी का वोटर है। 80% वोट सामान्यतः बीजेपी के पक्ष में जाते हैं और उस 80% वोट में से अगर सेंध लगा दिया है अजीत कुकरेजा ने तो नुकसान तो बीजेपी को हो जाएगा। देखिए, अजीत कुकरेजा सिंधी हैं, ठीक है, लेकिन वो बीजेपी के साथ नहीं है और कांग्रेस के बागी हैं। तो बागी जो होता है वो अपनी मूल पार्टी को ही नुकसान करता है, नुकसान पहुंचाता है। और इस पार्टी को नुकसान नहीं होगा क्योंकि जो बीजेपी के पक्ष में है सिंधी, वो बीजेपी को ही वोट देंगे। वो अजीत कुकरेजा एक पर्सनैलिटी कल्ट वहाँ नहीं है, वहाँ उनको कुकरेजा को लोग नहीं वोट दे सकते हैं बीजेपी को छोड़ करके। तो बीजेपी को वहाँ फायदा होगा। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो बीजेपी वहाँ से निकल सकती है, अगर निकल सकती है। हाँ, जी, बीजेपी वहाँ से निकल सकती है। हाँ, विकास उपाध्याय और राजेश मूणत, इन दोनों के बीच में टक्कर है। लेकिन विकास की पोजीशन थोड़ी अच्छी है। वहाँ एक्चुअली विकास जो है थोड़ा धरातल में जाकर के काम करते हैं और लोगों के साथ संबंध उन्हीं के साथ हो जाते हैं। हाँ, ये घर घर में जाना, घर घर में जाना, जो कि मूणत जी के लिए संभव नहीं था। मूणत जी का थोड़ा सा जो एग्रेशन है वो कई बार नहीं, एग्रेशन प्लस एक चीज़ और है ना कि मंत्री रह चुके हैं 15 साल। उस स्थिति में उनको ये लगता होगा कहाँ हम एक गली कुचे में जाएंगे, ये कहीं न कहीं थोड़ा सा संकोच रहता है। तो उस वजह से वो उतना नहीं कर पाए हैं। हालांकि एक अच्छी बात, वो विधानसभा में मैं घूमा तो एक बात तो थी वहाँ, लेकिन कि 15 साल में जो राजेश मूणत द्वारा जो काम करा है विकास, वो बोल रहा था वहाँ पर, उसकी बात हो रही थी, उसकी चर्चा हो रही थी और इसकी वजह से उनको याद किया जा रहा था। हाँ, ये एक फैक्टर, इसी वजह से तो कह रहे हैं टक्कर में आ गए हैं वो। लेकिन देखिए, दुआ सलाम जिससे रोज होता है, आदमी उसके प्रति थोड़ा सा निष्ठा रखता है, आग्रह उसके प्रति आग्रही हो जाता है। तो वो चीज़
थोड़ा नुकसान करेगी मुड़न जी को। जी। और रायपुर ग्रामीण की बात कर ले तो रायपुर ग्रामीण में तो कांग्रेस जीत रही है। पंकज शर्मा का। हाँ, पंकज शर्मा का अपना व्यक्तित्व, व्यवहार, सत्यनारायण शर्मा जी का व्यक्तिगत व्यवहार। हाँ, एक जो पिताजी की ओर से जो कुछ हासिल हुआ है उनको, वो तो मिलेगा ही मिलेगा जी। और वैसे भी सत्यनारायण शर्मा जी का ये रहा कि कोई भी आ जाए घर जी, वो प्रेम से बात भी करते हैं, वो सबको मिलते भी हैं, जाते भी हैं सब जगह जी। तो वो जो काम हो सकता है वो काम करा भी देते हैं जी। तो जनप्रतिनिधि के तौर पे लोग उनको तो उनको उनके बेटे को तो निकलना तय है। जी जी, वो 100% है जी। तो और उधर आरंग, अभनपुर और धरसीवा जी, धरसीवा में शायद वो अनुज शर्मा है जी। अब उसकी स्थिति अच्छी बताई जा रही है। उसकी स्थिति अच्छी हो भी, मतलब होगी भी, क्योंकि एक तो वो फिल्मी कलाकार है जी, और दूसरा वो शर्मा अनीता शर्मा, हाँ, उनका टिकट कट गया। उनका टिकट कटा है और जितने उनके समर्थक हैं अनुज शर्मा के, उतने छाया वर्मा जी के नहीं होंगे, क्योंकि छाया वर्मा वो क्षेत्र के लिए बिल्कुल नहीं है। जी, जी। और अनुज शर्मा फिल्मी होने के कारण वो हर क्षेत्र के हैं, जी जी, कहीं भी खड़े हो जाएंगे तो उनको मिलेगा वोट। जी जी, तो वो निकल सकते हैं। जी। अभनपुर में भी इस बार स्थिति ऐसी दिख रही है कि वहाँ जो है नया चेहरा को लोग पसंद कर रहा है और इसका लाभ बीजेपी को मिल रहा है वहाँ पे। हाँ, लेकिन धनेंद्र साहू बहुत पुराने नेता हैं। हाँ। उन्होंने बहुत काम वाम किया है। हाँ। तो उनका हारना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा जी। वहाँ कांग्रेस को मिल जाएगी जी। आपके आरंग में जरूर थोड़ी सी मुश्किल है। बीजेपी का कैंडिडेट वहाँ भी नया है जी, लेकिन वो कैंडिडेट ऐसा है कि उसको लोग पसंद कर रहे हैं। एक हॉट सीट है कवर्धा, क्या खबर है सर आपके पास कवर्धा को लेकर के? कवर्धा में सुनने में ये आया है कि इस बार मंत्री जी की स्थिति थोड़ी कमज़ोर हो रही है जी, और हो सकता है कि इस बार उनको मुश्किल आ जाए, क्योंकि एक तो वहाँ पर दंगा फसाद भी हुआ था जी, जिसको लेकर के भी पूरे क्षेत्र में एक प्रचार किया गया जी, तो उसका नुकसान उनको हो रहा है जी। तो और उन्होंने कोई और तरीका अपनाया हो, हाँ, जो चुनाव के समय अपनाए जाते हैं तो बात अलग है जी, वरना मुझे उनका भी मुश्किल लग रहा है। और एक और बड़ा हॉट सीट है रायगढ़, ओपी चौधरी। ओपी चौधरी शायद निकल जाए इस बार जी, क्योंकि ओपी चौधरी ने भले मतलब वहाँ पर सीट बदल ली है जी, लेकिन वो इस मामले में ऐसा व्यक्ति है हाँ, कि एक तो पढ़ा लिखा होने की का लाभ मिलेगा, हाँ, और दूसरा कांग्रेस का वो गढ़ जरूर रहा है लेकिन ओपी चौधरी को देख करके लोगों ने खुशी जाहिर की थी जब इसको नाम डिक्लेयर हुआ था। जी, जी, बहुत सारे लोगों ने कहा कि बीजेपी ने अच्छा कैंडिडेट दिया। और एक बात और हो गई थी जी, अमित शाह ने कुछ कह दिया था। अमित शाह कह दिया था कि आप इनको विधायक बनाइए, हम बड़ा आदमी बना देंगे। हाँ। तो वो एक जो लोगों के अंदर है कि बड़ा आदमी का मतलब क्या होता है, मुख्यमंत्री भी बना सकते हैं। तो वो एक लोभ लोगों में जागा था। तो उसको देख कर के अगर वोट दिया होगा तो निश्चित रूप से उसका क्लियर है, वो आ जाएगा। अब वो एक ऐसा चेहरा भी है ना जो सारे प्रदेश में जाना जाता है जिसे, और उनके जो प्रतिद्वंदी कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उनको सिर्फ यह है कि उस खानदान से हैं जिस खानदान के लोग
जी कांग्रेस में जीतते रहे हैं। जी शक्राजीत नायक के पुत्र हैं प्रकाश नायक। जी जी। तो कुल मिलाकर के फिर वही शुरुआती बात पर आते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ये टक्कर ऐसी, मतलब ऐसी टक्कर रहेगी कि लोगों को सोचना पड़ेगा कि अरे हमने इनको वोट दे करके, जैसे बीजेपी एकदम किनारे पर पहुंच गई मान लीजिए 43-44 पर, तो लोगों को अफसोस, जिन लोगों ने नहीं दिया वोट उनको अफसोस होगा। और उनकी भी अगर 1-2 सीटें अन्य लोगों की आ गई, निर्दलीय या बीएसपी से वो खड़े होंगे, केशव चंद्रा जयपुर से, तो कांग्रेस की सीटें तो और कम हो जाएंगी फिर। अगर 42 भी इनकी बीजेपी की आती है तो 2-3 सीटें इधर की अगर कुछ आ जाती हैं अन्य वाली, तो वो सपोर्ट में आ जाएंगे बीजेपी के। जी जी। क्योंकि कांग्रेस को सपोर्ट करके उनको मालूम है उनको फायदा नहीं होगा। जी। एक सर चीज आपके अनुभव का हम और सुनना चाहेंगे। सर्वाधिक वोट जो हुआ वो कुरुद में हुआ, करीब 90%। हाँ 88% कुछ है। हाँ। तो इसके क्या मायने हैं सर, इतना वोटर्स का घरों से निकल करके बाहर आना? क्या ये अजय चंद्राकर के कामों के प्रति मुहर है या एंटी इनकम्बेंसी है? क्या किस तरह से देखते हैं? मुझे नहीं लगता है कि अजय चंद्राकर के खिलाफ वोट हुआ होगा, क्योंकि अजय चंद्राकर जो हैं पूरे 5 साल बहुत सक्रिय रहे हैं। और शायद ही एक आध दिन ऐसा होता हो जिस दिन वो अपने दरबार लगा के न बैठे हों, अपने घर या आसपास जहाँ भी बैठते हैं वो लोगों का आना जाना, मिलना जुलना उनसे होता रहता है। वो वहाँ लोग, और मैं जब उनके क्षेत्र में गया तो लोग, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि लोग कहते हैं कि भैया अजय चंद्राकर ने विकास किया है, और विकास के पैमाने पे कहीं भी देख लिया जाए पूरे क्षेत्र में एक एक सड़कें, तमाम गलियों के सड़कें। और वो जब वो पंचायत मंत्री थे तो ये कहा जाता था, कई लोग कहते थे कि पूरा पंचायत का बजट अपने क्षेत्र में ले जाएंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सारी सड़कें। तो वो सब चीज़ें देखिए, ये सब चीज़ें ही जो है चुनाव प्रचार के दौरान याद कराई जाती हैं जी। ग्रामीण या जो भी इस इलाके के मतदाता हैं वो भूल जाते हैं, तो उनको याद कराया जाता है कि जब हम मंत्री थे तो हमने आपको ये दिया, ये दिया, ये दिया। कहीं ना कहीं तो उससे भाव ये जगता है ना, अरे अरे आदमी फिर से अगर आ गया तो निश्चित रूप से और भी बहुत कुछ मिलेगा। कांग्रेस ने तो एक बार मान लीजिए कुछ दे दिया, फिर उसके बाद कोई सुध नहीं ली, तो उससे तो अच्छा यह है ना, अच्छा अप्रोचेबल भी है कि जब भी विधायक जी के घर जाना है, मंत्री जी के घर जाना है, तो मंत्री जी मिल जाएंगे, ये उनको विश्वास है। बाकी और कोई अगर होगा तो उससे पहले परिचय बढ़ाना पड़ेगा, नहीं जानते हैं बताना पड़ेगा। और फिर जो व्यक्ति आएगा वो इतना जोरदार व्यक्ति होना चाहिए कि हाँ लड़ भिड़ के काम करा दे। वो सब चीज़ें इनके साथ नहीं है ना, तो इसका फ़ायदा इनको मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि अजय चंद्राकर भी बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट है, बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा भी बन सकता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसके अंदर दम है। जी। अगर मान लीजिए कि बीजेपी ने ये सोचा कि नहीं डॉक्टर रमन सिंह को अब यहाँ पर नहीं, ये मतलब बहुमत आने की बात कर रहे हैं, डॉक्टर रमन सिंह को नहीं, हम इनको केंद्र में ले जाएंगे और यहाँ पर कोई नया व्यक्ति लाएंगे, तो 2-3-4 चेहरे हैं ऐसे। अब वो
बृजमोहन अग्रवाल का नाम मैं इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि वो कहीं जातिगत वो जी उसमें फंस जाते उसमें हैं। फंस जाते योग्य हैं। तो बहुत हैं हाँ, लेकिन योग्य हैं, जी लेकिन अजय चंद्राकर तो जी भूपेश बघेल के लिए भी, जैसे वो कुर्मी समाज से आते जी हैं, जी वो भी कुर्मी समाज से हैं, जी तो वो फिट बैठते हैं। जी ये उसी तरीके से ओपी चौधरी की बात है, तो ओपी चौधरी को हम इसलिए थोड़ा ये करेंगे, पढ़ा लिखे हैं सब है, लेकिन प्रशासन चलाने का एक अनुभव होता है जी जो कि उनके पास नहीं है। राजनीतिक रूप से। हाँ, राजनीतिक कलेक्ट वो एक अलग चीज़ है ना। जी जी दायरा बहुत छोटा होता है जी जी और मुख्यमंत्री का दायरा तो पूरे बहुत स्टेट का है। जी तो अगर कोई मंत्री है तो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल सकता है, जी लेकिन एक कलेक्टर जी के लिए थोड़ी मुश्किल होगी। जी तो ये सोचा जा सकता है। जी। हालांकि दावेदारों में तो और कई लोगों की चर्चा होती है। अरुण साहू भी एक दावेदार हैं, विष्णुदेव साहब भी जीत करके आ रहे हैं, राम विचार नेताम जीत करके आ रहे हैं। हाँ, वो ठीक है, लेकिन अब क्या है, जो दिखता है ना जी फील्ड में, जी ये जो नाम आपने लिए, ये लोग फील्ड में दिखे नहीं। जी और अजय चंद्राकर बराबर जी यही नहीं, जी पूरे स्टेट में जी उनका दबदबा रहा है और लोग जानते हैं उनको। अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं, विद्वान विधानसभा पढ़ा में लिखा बोलते हैं तो हाँ। हाँ तथ्यों के साथ बोलते हैं बहुत। तो वो एक दमदार व्यक्ति है जी बीजेपी के पास, जी। और उसको इतिहास का, लेकिन बीजेपी दमदार व्यक्ति पर दाव लगाएगी, ये भी तो एक बड़ा विषय है। नहीं देखिए, मतलब ये बात नहीं, पपेट वाली जो बात कर रहे हो आपके, उनको कठपुतली चाहिए, ऐसा बीजेपी में नहीं, कांग्रेस में ही होता है कि जो हमारी बात मानेगा वो दिल्ली उसी के नाम पर। जी। तो बाकी लोग नहीं ये आश्वासन दे पाए कि नहीं हम आपकी बात ही मानेंगे। जी। भूपेश जी ने जी। स्वीकार किया होगा सब, तो इसलिए उनको तो वो मिल गया। जी। और इस बार भी कांग्रेस का अगर अच्छा खासा बहुमत आया, जी। 60 सीटें आ गई, जी। तो भूपेश बघेल को ही रिपीट करेंगे वो, फिर और किसी को नहीं जी। ये कर सकते हैं। जी। अब देखिए 3 तारीख तक क्या। लेकिन फिर से आखिरी एक बार फिर हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, जो आपने शुरू में कहा कि आपकी नज़र में करीब 50 के आसपास कांग्रेस पहुंच रही है। हाँ, 50 प्लस ही रहेगी, 50 से कम नहीं हो सकती है। अच्छा। कांग्रेस जी। और बीजेपी की जो भी सीटें आएंगी, जी। तो वो उनके लिए बहुमत का जुगाड़ करने के लिए उनको प्रयास करना पड़ेगा। जी। अब वो चूँकि ऐसा इसलिए भी हम कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो हुआ, जी। उसको देख करके ऐसा लगता है कि बीजेपी ऐसा कर सकती है, जी। करने में सक्षम है। जी। लेकिन ये तभी संभव है जब 50 से कम सीटें अगर कांग्रेस की आती है। जी। वरना तो 50 प्लस ही रही तो थोड़ा मुश्किल होगा बीजेपी के। जी, तो आपने बहुत शानदार विश्लेषण सुना आदरणीय श्याम बेताल सर से। इन्होंने तमाम मुद्दों की, जो अभी छत्तीसगढ़ में चर्चा के जो तमाम मुद्दे हैं कि छत्तीसगढ़ में हो क्या रहा है, किसकी कितनी सीटें आ रही है, जो बड़े लोग हैं उसमें उनकी क्या स्थिति है, साथ ही जो जब रिजल्ट आएंगे तो सीटें कम रहेंगी, कुछ कम हो जाती है, कुछ ज़्यादा हो जाती है, तो उस समय क्या स्थिति बनेगी। ये तमाम मुद्दों पर बहुत ही बेबाक तरीके से बेताल सर ने अपनी राय रखी, और साथ ही इन्होंने साफ कहा है इनकी दृष्टि में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 50 से ज़्यादा सीटें मिल रही है, यानी कांग्रेस यहाँ सरकार बना रही है। अगली बार हम किसी अन्य मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे।
तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और हमारा चैनल एडिटर जी न्यूज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, कमेंट करें और अपनी भावनाओं से हमें अवगत कराएं। नमस्कार।